यानी नीतीश कुमार फिर अगर चुनाव लड़ते हैं और मौजूदा समीकरण के आधार पर अगर 100% रिजल्ट भी लेकर आते हैं, तब भी तीसरे नंबर की पार्टी होंगे। उल्टा चिराग पासवान और डैमेज करेंगे, पप्पू यादव निकल जाते हैं तो वो भी डैमेज करेंगे। और ऐसी स्थिति में आखिर फिर तीसरे नंबर की पार्टी होने के लिए नीतीश कुमार ऐसा क्यों कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने मन तो बना लिया है कि वो भाजपा के साथ आगे नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन चूंकि बिहार के राजनीतिक गणित इस वक्त ऐसे हैं कि नीतीश कुमार चाहकर भी कोई और वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं कर सकते। एक बड़ा कारण है कि ओवैसी की बिहार में एंट्री हुई है। 5 सीट जीतकर ओवैसी ने कहीं ना कहीं बिहार में यह एहसास करा दिया है कि जो मुसलमान वोट बैंक है इसको कांग्रेस या राजद अपना बंधुआ नहीं मान सकती है। वहीं कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एक और बड़ा यहाँ पे अवसर दिख रहा है। उन्हें लगता है कि जिस तरह से शहाबुद्दीन के चलते एक बड़ा वर्ग, आपको बता दें कि सीमांचल से लेकर सीवान तक का एक बड़ा बेल्ट है जिसमें मुसलमानों की अच्छी खासी जनसंख्या है, जो लालू यादव को सर पर बिठाते हैं। ऐसे लोगों में लालू यादव को लेकर तो आज भी उतना प्रेम है, लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर इन लोगों के मन में अब संशय पैदा हो गया है। तेजस्वी यादव जिस तरह से भगोड़े हो जाते हैं, खास तौर पे जब बिहार में कोई आपदा आती है और ये व्यक्ति यहाँ से फरार हो जाता है, इसलिए इनकी खोज होने लगती है। अब ऐसी स्थिति में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब भाजपा अलोकप्रिय हो रही है तो नीतीश कुमार भाजपा के साथ क्यों रहेंगे? आखिर डूबती हुई नाव पर क्यों बैठे रहेंगे? क्योंकि इनके पास दो माझी और मलाह दोनों हैं। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव में पंचनामा देख रहे हैं। पंचनामा जहां होती है खबरों की चीरफाड़, और आज भी एक खास विषय आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं। कल पंचनामा नहीं आया था, इसके लिए भी माफ़ी मांगता हूँ। आज पंचनामा का जो विषय है वो ये है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने मन तो बना लिया है कि वो भाजपा के साथ आगे नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन चूंकि बिहार के राजनीतिक गणित इस वक्त ऐसे हैं कि नीतीश कुमार चाहकर भी कोई और वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं कर सकते। अब आप कहिए कि नहीं, नीतीश कुमार चाहे तो जरूर जाकर लालू यादव के साथ या तेजस्वी यादव से बात करके सरकार बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चूँकि नीतीश कुमार को नए समीकरणों की तलाश करनी है। तलाश तो उन्होंने हालांकि कर ली है, लेकिन उन समीकरणों को टेस्ट करना है, और ये किसी चुनाव में ही संभव है। ऐसे कागज पर तो नीतीश कुमार देख रहे हैं, उन्हें दिख रहा है कि लव कुश को जोड़ देते हैं तो एक मुश्त हमारे पास एक बड़ा वोट बैंक आ जाता है। लेकिन ये कलेक्टिवली या तो हिंदू पोलराइजेशन वोट की बात कर लीजिए भाजपा की, उससे भी कम है, या आप बात कर लीजिए एक मुश्त सवर्णों के वोट बैंक की, तो उससे भी कम है, या आप बिहार में मुसलमानों के वोट बैंक की बात कर लीजिए, राजद का जो वोट बैंक है जिसमें थोड़ी बहुत सेंधमारी कहीं ना कहीं एमएम ने की है, तब भी उससे कम है, और अगर यादवों की जनसंख्या देख लेते हैं तो उससे भी कम है। यानी नीतीश कुमार फिर अगर चुनाव लड़ते हैं और मौजूदा समीकरण के आधार पर अगर 100% रिजल्ट भी लेकर आते हैं, तब भी तीसरे नंबर की पार्टी होंगे। उल्टा चिराग पासवान और डैमेज करेंगे, पप्पू यादव निकल जाते हैं तो वो भी डैमेज करेंगे। और ऐसी स्थिति में आखिर फिर तीसरे नंबर की पार्टी होने के लिए नीतीश कुमार ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे रणनीतियाँ हैं, बहुत सारी रणनीतियाँ हैं, बहुत सारे समीकरण और भी हैं जो आउटसाइड से काम कर रहे हैं। जैसा कि भाजपा की घटती हुई लोकप्रियता, मैं बार बार आपको कहता हूँ, भाजपा शायद अब जो दोबारा नरेंद्र मोदी के काल में उसने उदय देखा था, दोबारा अस्त की ओर बढ़ रही है, और उसमें बहुत हद तक कोरोना में भी खेल किया है। नरेंद्र मोदी को लगा था कि वैक्सीन बनवा कर, लोगों को वैक्सीन दिलवा कर, या कोरोना में सही ढंग से संचालन करके वो देश के लोगों को के दिल को जीत लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कई जो हमारे संस्थागत समस्याएं हैं देश में, उसकी वजह, उसका निराकरण जो है नरेंद्र मोदी के पास नहीं था। ना उनके पास कोई पॉलिसी थी, ना उनके लिए कोई पॉलिसी मेकर काम करने को तैयार है, क्योंकि उनके लिए काम करने का मतलब है उनके जो एजेंडे हैं उसके साथ जुड़ जाना। कई लोगों को परहेज है, लोगों ने तो यहाँ तक कि अवार्ड वापस कर दिए हैं। अब ऐसी स्थिति में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब भाजपा अलोकप्रिय हो रही है तो नीतीश कुमार भाजपा के साथ क्यों रहेंगे? आखिर डूबती हुई नाव पर क्यों बैठे रहेंगे?
क्योंकि इनके पास दो दो माझी और मलाह दोनों हैं। अब आपको लगता होगा कि ये फिल्मी डायलॉग है, लेकिन सच्चाई यही है। बिहार में माझी और मलाह का भी वोट बैंक है। अगर आप चिराग पासवान के वोट बैंक को देखते हैं तो उस वोट बैंक को सीधे तौर पर नेगेट कर सकते हैं वो मलाह के वोट बैंक से। मलाह का वोट बैंक अगर नूनिया, बिंद, बेलदार, अगर सारी प्रजातियों को जोड़ लीजिएगा तो ये भी जोड़ घटाव करके 12 से 14% हो जाता है। यानी यादव जो जनसंख्या है उसको कंपनसेट किया जा सकता है कुछ हद तक। बात मुसलमानों की है तो जिस वक्त नीतीश कुमार भाजपा को छोड़ देंगे उस वक्त बिहार के मुसलमानों को एक विकल्प मिल जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि राजद में मुसलमानों का थोड़ा मोह भंग हुआ है। उसके दो कारण हो सकते हैं। एक बड़ा कारण है कि ओवैसी की बिहार में एंट्री हुई है। 5 सीट जीतकर ओवैसी ने कहीं ना कहीं बिहार में यह एहसास करा दिया है कि जो मुसलमान वोट बैंक है इसको कांग्रेस या राजद अपना बंधुआ नहीं मान सकती है। वहीं कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एक और बड़ा यहाँ पे अवसर दिख रहा है। उन्हें लगता है कि जिस तरह से शहाबुद्दीन के चलते एक बड़ा वर्ग, आपको बता दें कि सीमांचल से लेकर सीवान तक का एक बड़ा बेल्ट है जिसमें मुसलमानों की अच्छी खासी जनसंख्या है, जो लालू यादव को सर पर बिठाते हैं। ऐसे लोगों में लालू यादव को लेकर तो आज भी उतना प्रेम है, लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर इन लोगों के मन में अब संशय पैदा हो गया है। तेजस्वी यादव जिस तरह से भगोड़े हो जाते हैं, खास तौर पे जब बिहार में कोई आपदा आती है और ये व्यक्ति यहाँ से फरार हो जाता है, इसलिए इनकी खोज होने लगती है। लेकिन शहाबुद्दीन के केस में तेजस्वी यादव लाख कुछ भी कर ले, बिहार पे में ट्विटर पर उन्होंने धज्जियां उड़ा दी नीतीश कुमार की, लेकिन ट्विटर बॉय कहलाने से अपने आप को नहीं रोक पाए, क्योंकि ज़मीन पर नहीं थे। और ज़मीन पर रहने के लिए जिस तरीके से उन्होंने कुछ प्रयास किए, अपने विधायकों के माध्यम से रह जाए या जो कोरोना सेंटर उन्होंने बनाया था वो करा लें, इन सभी को वो ज़मीन पर उतार नहीं पाए। बाद में जो पत्र वाला पूरा किस्सा हुआ वो आपने देखा, रघुवंश प्रसाद को कल याद किया गया किस तरह से आपने देखा। तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, इन प्रोटोकॉल्स को तोड़ना भी नहीं है। खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, उन्होंने रिपोर्ट दी थी। लेकिन इन सब के बीच बिहार में जिस तरीके से एक विपक्ष के बड़े नेता की जो ज़मीन पर उतरकर खास तौर पे सत्ता के गलियारों में अपनी नज़रें दौड़ाकर, नज़रें मिलाकर नीतीश कुमार और भाजपा के उन नेताओं से जो मंत्रालय संभाल रहे हैं सवाल पूछ ले, कुछ हद तक पप्पू यादव की तरह। अब आप बोल सकते हैं पप्पू यादव का कहीं ना कहीं चरण वंदन किया जा रहा है भारत लाइव, ऐसा नहीं है। पप्पू यादव ने पिछले कुछ सालों में जो कार्य किए हैं उस आधार पर इतना तो सेफली कहा जा सकता है कि एक अच्छे विपक्ष के नेता के तौर पर वो विकल्प बन सकते हैं बिहार में। लेकिन चूंकि वोट बैंक नहीं है इसलिए वहाँ पहुँच पाना ही असंभव है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने आखिर तैयारियाँ क्या कर रखी हैं? तो नीतीश कुमार की तैयारियाँ बहुत व्यापक हैं। माझी मलाह का आपस में मिलना, नीतीश कुमार का दूत बन के यहाँ जहाँ एक तरफ आप देख सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा घूम रहे हैं, अशोक चौधरी घूम रहे हैं, वहीं माझी भी कहीं ना कहीं नीतीश के एजेंडे को ही बुलंद कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में बिहार में 3 ऐसे नेताओं को हमने चुनकर आपके सामने लाया है। इन 3 नेताओं का बस चले तो बिहार में गठबंधन जो है एनडीए का वो आज के आज समाप्त हो जाए। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार को इस वक्त चुनाव नहीं कराना है, मतलब कराना है लेकिन इस वक्त नहीं कराना है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, बहुत सारे संस्थागत जो हैं बैरियर्स हैं, इस वजह से ये समस्याएं अभी प्रोलॉन्ग की जाएंगी। लेकिन इस दौरान लगातार जो संवाद स्थापित हो रहा है वो भी निगेटिव तरीके से, मैं कुछ बिंदुओं को बोलते हुए आगे बढ़ना चाहूँगा। आपको पता होगा कि बिहार में लॉकडाउन को लेकर उपेंद्र कुशवाहा और संजय जायसवाल, एक बड़े नेता भाजपा के जो दिग्गज हैं बिहार में कहे जाएंगे, उनके बीच जिस तरीके से छींटाकशी हुई, हालांकि संजय जायसवाल के में बहुत दोष नहीं था। अगर अपने पिताजी से भी आप अगर विद्रोह कर देते हैं किसी बात को लेकर तो ये उनका अवमानना नहीं होगा, बल्कि एक उनके राय में राय शुमारी नहीं होगी। आप अलग राय रखते हैं, अलग विचारधारा रखते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन चूंकि गठबंधन धर्म है बिहार में और भाजपा से वैसे भी नाराज नीतीश कुमार, क्यों? क्योंकि पहले सुशील मोदी की छुट्टी की, फिर उनके महत्वपूर्ण विभागों पर हमला किया, फिर बिहार में बढ़ते भ्रष्टाचार, बढ़ते अपराध और कोरोना, सब के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया। इन सब चीज़ों से वो परेशान है। शराबबंदी पर भी सवाल खड़े किए गए, भाजपा के कई नेताओं ने सवाल खड़े किए। ऐसे में नीतीश कुमार के कई नेता हारे भी। उन्हें पता है कि भाजपा पर्दे के पीछे है, चिराग पासवान बस एक खिलौना है, खिलौने का ऑपरेटर और रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है। तो आखिर भाजपा से कितने दिन तक रिश्ता चल सकता है? सिवान की बात कर लेते हैं। सिवान के भाजपा के एक दिग्गज, जदयू के एक दिग्गज नेता है श्याम बहादुर, उन्होंने आज भी ऑन कैमरा ये बात कहा है
कि पूरे बिहार में गठबंधन हो सकता है एनडीए से, लेकिन सिवान में संभव नहीं है। टूना पांडे वाले मामले पे वो काफ़ी नाराज़ थे। चलिए, टूना पांडे तो जो करना था उन्होंने कर दिया, कैटलिस्ट है टूना पांडे। एक जो कहा जाता है ना कि आग जलाने से पहले आप थोड़ा सा पेट्रोल डालते हैं, वो पेट्रोल थे। आग पहले से ही लगी हुई थी, ये भी आप नहीं कह सकते कि टूना पांडे ने आग लगाई। अब इस आग में जब पेट्रोल पड़ गया है तो ये आग धधकेगी, और इस आग को आगे बढ़ाने का जिम्मेवारी मुख्य तौर पर पेट्रोल का नहीं होता है, बल्कि लकड़ियों का होता है या कोयले का होता है। अब बिहार में लकड़ी और कोयला बनने का जिम्मेवारी एक तरफ संजय जायसवाल ने उठा लिया है, दूसरी तरफ मांझी है और एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा है। अब चूंकि आरसीपी सिंह के सामने उपेंद्र कुशवाहा की बहुत नहीं चल रही है और नीतीश कुमार के गुडबुक में भी स्थान भी बनाना है, तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने कहीं ना कहीं जो हमला है भाजपा के ऊपर उसे बढ़ा दिया है। अब लालू के ऊपर वो बोल नहीं सकते हैं, लालू यादव के ऊपर बोलेंगे तो हो सकता है नीतीश कुमार जी कल जो समीकरण जोड़ घटाव कर रहे हैं उसमें उनको दिक्कत हो जाए, और वैसे भी उनकी राजनीतिक जिस तरह से वोलेटिलिटी है उसमें थोड़ा सा भी समस्या हो सकता है। लेकिन भाजपा पर हमला करने से वो पीछे नहीं हट रहे हैं। अब आपको बता देते एक छोटी सी बात, बिहार को नीति आयोग का जो मापदंड है उसमें पिसड्डी दिखाया गया सबसे पीछे। ऐसी स्थिति में बिहार सरकार को शर्मिंदा होना चाहिए, लेकिन पता है आपको, बिहार सरकार केंद्र सरकार को शर्मिंदा कर रही है। जब मांगना होता है बिहार का हक, जब बिहार के लोगों की बातें रखनी होती हैं, तो उस जगह पर नीतीश कुमार फूल का गुलदस्ता लेकर नरेंद्र मोदी को दे देते हैं, और जब फिसड्डी बिहार साबित होता है। आपको बता दें कि बिहार में भी पॉलिसी पैरालिसिस है। जिस शराबबंदी के चलते 4000 करोड़ का घाटा हो गया है, माफ कीजिए घोटाला शब्द बड़ा निकल रहा है आजकल, घाटा हो गया है, उसको अभी तक नीतीश कुमार ने ना पलटने के लिए कुछ कहा किया है, ना इसका रिवीजन करना चाहते हैं। वो एडमेंट है कि घाटा है तो है, इससे आपको हमको बिहार के लोगों को घाटा है। हमें ऑक्सीजन चाहिए था, हमें दवाइयाँ चाहिए थी, हमें अस्पताल चाहिए थे, बेड चाहिए था अपने लोगों की जान बचाने के लिए, नहीं मिला। पता है क्यों नहीं मिला? क्योंकि टैक्सेशन सिस्टम बिहार का कोलैप्स कर चुका है। नीतीश कुमार जी ने इसे इस तरीके से बना दिया है कि जिन्हें आवश्यकता है उन तक जरूरी चीज़ें नहीं पहुंच पाती। सरकार के पास पैसा भी कहाँ है? अभी कुछ दिनों पहले तो साधु यादव साफ तौर पे कह रहे थे, साधु यादव ने साफ तौर पे कहा है कि सरकार का खजाना खाली है। राजद ने भी इस बात पर हामी मिलाई है, और अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी सरकार को इस बार मुंह ताकना पड़ रहा है केंद्र सरकार का। सोचिए, कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा एक महारानी वेब सीरीज आई थी, उसमें भी लगभग परिस्थितियां दिखाई गई थी ऐसी। हालांकि वो काल्पनिक कहानी जरूर है, लेकिन आपको पता अच्छे से कि कौन कौन है उसमें, सब कुछ तो बता दिया गया है। उसमें खास तौर पे इस बिहार की गरीबी की चर्चा की गई है, और ये बताया गया कि कर्मचारियों को वेतन देने तक के लिए बिहार में पैसे नहीं थे, और आज भी परिस्थितियाँ वैसी ही हैं। देखिए, नीतीश कुमार बोल सकते हैं कि 15 साल तक एक ऐसी बीमारी बिहार को रही जिसका नाम लालू यादव था। वो हर बार अपने मंचों से ये बात कहते हैं, खुलेआम कहते हैं कि सारी गलतियां लालू यादव की थी। लेकिन 15 साल से पिछले, अब तो 16 साल हो गया, नीतीश कुमार बिहार में शासन कर रहे हैं। ऐसे में वो लालू यादव पर आरोप लगाने के लिए अब उनको कम से कम अपने गिरमान में झांकना चाहिए। अगर नीतीश कुमार ने पिछले 16 सालों में नहीं कुछ किया है और उसकी वजह से बिहार पीछे जा रहा है, तो माफ़ कीजिए, बीमारी लालू यादव नहीं बल्कि नीतीश कुमार है। और ये आज के लोग भी समझ रहे हैं। देखिए, लोगों को डराया जरूर जाता है कि लालू यादव का काल देख लीजिए, कैसे उसमें अपराध बढ़ गए थे, कैसे भ्रष्टाचार था। माफ़ कीजिए, अपराध और भ्रष्टाचार को आपने जो उस वक्त खुलेआम अखबारों में दिखता था, आपने उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है, और अखबार तो आपके पालतू हैं, तो उन अखबारों में खबर देखने का मतलब क्या बनता है? खैर छोड़िए, इस विषय पर हम चर्चा करने नहीं आए। हम चर्चा करने आए हैं कि किन 3 लोगों ने, किन त्रिमूर्ति ने उठा ली है जिम्मेवारी बिहार में एनडीए गठबंधन को बर्बाद करने की। बेसिकली बिहार में जो गठबंधन है एनडीए का, इसे तोड़ने के लिए अगर कोई जिम्मेवार होगा तो फिलहाल 3 व्यक्ति मुझे नजर आ रहे हैं। एक तो मांझी जी, जो लगातार नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं। भाजपा अंदर अंदर बेचैन है। हमने कई भाजपा के नेताओं से बात की है, वो साफ तौर पे कहते हैं कि टूना पांडे के मामले को भी जिस तरह से तूल दिया गया, ये जानते हुए कि टूना पांडे भाजपा के एमएलसी केवल थे, ये सत्य है, लेकिन वो भाजपा के से जुड़ाव उनका नहीं रहा है, ये भी सत्य है, और वो पहले से हमला करते हैं। ऐसी स्थिति में ये कह देना कि उनको भाजपा ने आगे कर दिया है नीतीश पर हमला करने के लिए, ये गलत है। वहीं देखिए, आपको याद होगा, इस विशेष राज्य के दर्जे को लेकर नीतीश कुमार ने फिर से कहीं ना कहीं आवाज़ उठा दी है। क्यों उठाया है? क्योंकि केंद्र की जो एजेंसी है नीति आयोग, इसने बिहार को फिसड्डी कह दिया है। अब बिहार फिसड्डी होगा तो चूंकि भाजपा बिहार में एलाई है, तो भाजपा पर भी आंच उठेगी, लेकिन मुख्य को किसकी गर्दन कटेगी?
नीतीश कुमार जी की, जो बिहार में सीएम है। और नीतीश कुमार को सीएम किसने बना रखा है कम सीट आने के बावजूद भी? भाजपा। मोटिव दिख रहा है यहाँ पे। भाजपा ने नीतीश कुमार को बनाया सीएम, भाजपा ने रिपोर्ट जारी किया, नीतीश कुमार के खिलाफ वो रिपोर्ट जाता है। मतलब भाजपा के एजेंडे पर नीतीश कुमार है। बिहार में नीतीश कुमार के पैरेलल भाजपा अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार इतने राजनीतिक रूप से स्मार्ट है कि वो हर बार नए चक्रव्यूह को तोड़ने का रास्ता बना लेते हैं। चक्रव्यूह से याद आया, उपेंद्र कुशवाहा का बयान याद है, जिस तरीके से बंगाल में भाजपा की हार को उन्होंने चक्रव्यूह तोड़ने से जुड़ा था। बिहार में जो चक्रव्यूह भाजपा बना रही थी लोजपा के साथ मिलकर नीतीश कुमार को कमज़ोर करने की, बहुत हद तक कमज़ोर कर भी दिया। उन चक्रव्यूहों को कहीं ना कहीं भाजपा भी समझती है। आज विशेष राज्य के दर्जे पर जिस तरीके से बिहार सरकार को मंथन करना चाहिए, मंत्रणा करना चाहिए, सभी पार्टियों को बुलाकर ये चर्चा करनी चाहिए कि आखिर कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। बिहार में होनहार आईपीएस ऑफिसर्स की कमी नहीं है, बैठे बैठे घर से अभय आनंद भी ज्ञान दे रहे हैं, पुराने हमारे डीजीपी वो भी बैठे हुए हैं। कई ऐसे युवा हैं बिहार में जो अलग अलग संस्थानों में काम कर रहे हैं, कोई आईपैक में काम कर रहा है, जाकर जो प्रशांत किशोर की टीम है उसमें भी काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या इन लोगों का उपयोग नहीं किया जा सकता है? जापान से पैसा लेकर बिहार में घटक जाया जाता है, अमेरिका से पैसा लेके लिंडा और मिलिंडा गेट्स का, बिल गेट्स का वो पसपचा जाया जाता है। तो बिहार हर तरफ से गरीब है और बिहार बीमारू भी है, लेकिन इसे सुधारने का, इसकी बीमारी का इलाज करने का, इसको ऑक्सीजन देने का, वेंटिलेटर देने का, इसको बेड सुनिश्चित कराने का किसी के पास समय नहीं है। ऐसी स्थिति में देखिए विडंबना, जब नरेंद्र मोदी की तरफ से रिपोर्ट आती है कि बिहार फिसड्डी है, तो उपेंद्र कुशवाहा इसको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मानते हैं, ये नहीं कहते। देखिए यहाँ समझिएगा कि नेताओं का जो दोगला चरित्र होता है कैसा होता है। यहाँ उपेंद्र कुशवाहा, ये कोई नेता हो, मैं किसी को एक व्यक्ति को नहीं कह रहा हूँ, उपेंद्र कुशवाहा यहाँ ये कह सकते थे कि हम बिहार को सबसे बेस्ट राज्य बनाएंगे इस देश का। नहीं, वो व्यक्ति कहते हैं कि हम जदयू को इस देश की सबसे बड़ी पार्टी बनाएंगे। है तो दोनों ही अतिशयोक्ति अलंकार, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि जब किसी को हौसला ही देना हो तो ये नहीं कहा जाता है कि 3 दिन आप और जिएगा, जाइए। कहा जाता है कि आप जिंदा रहिएगा, आपका जीवन लंबा रहेगा। ये 3 दिन वाला जो लॉलीपॉप देकर उपेंद्र कुशवाहा बिहार में नीतीश कुमार को खुश करके, एक नीतीश कुमार की एक स्ट्रेटजी है। नीतीश कुमार के अपने आसपास के लोग समझ जाते हैं नीतीश कुमार कितना भी दिमाग है। कोई कहा जाता है चोर पुलिस कितना भी सातिर हो, उसके जो विरोधी हैं वो उससे बेटर स्ट्रेटजी लेकर आ जाते हैं। अब नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी बहुत मजबूत है, वो हर नेता के पीछे एक ब्यूरोक्रेट लगाते हैं, लेकिन इसके पीछे भी उनकी रणनीतियों का खुलासा हो गया है। अशोक चौधरी ने भी इसका एक्सप्लॉइटेशन किया है, आरसीपी सिंह ने किया है, ललन सिंह ने किया है, अब उपेंद्र कुशवाहा को मौका मिला है। जानते हैं इस स्ट्रेटजी को क्या कहते हैं? गणेश परिक्रमा। नीतीश जी के आसपास घूम जाइए, गोल गोल घूमिए, खाली उनकी बड़ाई कीजिए, उन पर कुछ आरोप लगाता हो तो उसका हमला कीजिए, जवाब दीजिए। बस यही स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी पे काम कीजिए। मंत्री बन जाइएगा, प्रधानमंत्री बन जाइएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाइएगा, सब बन जाइएगा जो नीतीश कुमार के हाथ में रहेगा। चाहे लाख आरोप लगता रहे नीतीश कुमार पर, वो आप पर अपना जो हाथ है ऐसे बनाए रखेंगे। तो इस वजह से क्या होता है ना, इस वजह से ये होता है कि जहां बिहार की समस्याओं को सुधारने के लिए मीटिंग करनी चाहिए, वहीं जदयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की मीटिंग चल रही है। और जब आरोप लगते हैं अखबारों में, बड़े बड़े मजबूरी अखबारों को भी, कितना भी पैसा लिया रहे हैं, अगर गलत हुआ है तो जनता यूट्यूब चैनल पर तो देख ही लेगी ना, तो आप पर क्या करेगी? आप पर थूक के पोंछ के रख देगी साइड में। तो आपको क्या किया जाता है? आपको भी लगाना पड़ता है उन खबरों को, और उसकी वजह से सरकार की बहुत पिटती है। तो सरकार क्या कहती है? उपेंद्र कुशवाहा ये कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है, इस वजह से बिहार पीछे है। 2017 के बाद से तो भाजपा और जहाँ तक मुझे लगता है जदयू एक साथ है। केसी त्यागी भी इस बात को रिपीट कर चुके हैं दर्जनों बार। नीतीश कुमार कई बार इस मुद्दे पर जाकर बात किए हैं, फिर उनकी बात काट दी जाती है, अबाउंट कर लेते हैं, वापस आ जाते हैं। देखिए, इसके लिए केवल नीतीश कुमार जिम्मेवार नहीं है। मैं थोड़ा सा पीछे जाकर ये बता दूं आपको, राबड़ी देवी सरकार पहली सरकार थी जिसने झारखंड बंटवारे के बाद ये प्रस्ताव लाया था कि बिहार में को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि बाढ़ और सुखाड़ और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ये आती रहती हैं और संसाधन बहुत सीमित है, सारे जो संसाधन है वो झारखंड चले गए, तो हमें विशेष राज्य का दर्जा मिले। लेकिन कांग्रेस ने नहीं माना। कांग्रेस तबेलाई थी बिहार में राजद की, उसने नहीं माना। और आज की विडंबना देखिए कि आज भी हम, ये कैसी विडंबना समझ नहीं आती है, आज भी बिहार में जो सरकार है
वो एनडीए की है और केंद्र में भी एनडीए की सरकार है। और नरेंद्र मोदी ना तो पॉलिसी बदलते हैं, रिजर्वेशन की पॉलिसी बदल जाएगी, अमेंडमेंट करके रिजर्वेशन का कोटा चेंज कर दिया जाएगा, अमेंडमेंट करके पेमेंट बढ़ा दिया जाएगा, अमेंडमेंट करके नया संविधान बना दिया जाएगा, नया संसद बना दिया जाएगा। लेकिन अमेंडमेंट करके बिहार को बीमारी का इलाज करने का मौका, उस बिहार को जो पिछड़ा हुआ है उसको आरक्षण देने का मौका नहीं दिया जाएगा। बात स्पष्ट है। अगर आप बात नहीं सुन रहे हैं, आपके मालिक बात नहीं सुन रहे हैं, आपके गठजोड़ के लोग बात नहीं सुन रहे हैं, आपके मित्र बात नहीं सुन रहे हैं, आपके पिताजी बात नहीं सुन रहे हैं, तो क्या किया जाता है? विरोध किया जाता है, घर छोड़ने की धमकी दी जाती है। ये भी नहीं हो रहा है। सच पूछिए तो नीतीश कुमार केवल इस इरादे में है कि बिहार में जो पॉलिसी है, ख़ास तौर पे बिहार के विकास की पॉलिसी, उस पर चर्चा ही ना हो, और ख़ास तौर पे एनडीए में रहते हुए चर्चा ना हो। अगर एनडीए में रहते हुए चर्चा होती है तो इसका भी क्रेडिट भाजपा ही लेगी। और भाजपा ने जिस तरीके की परिस्थितियाँ बना दी हैं, अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो मिलने नहीं जा रहा है। लेकिन एक बात आप तय मानिए कि यहाँ से नीतीश कुमार बहुत कम बोलेंगे, लेकिन इनके लोग लगातार बोलते रहेंगे। आप मांझी जी को भी देखा आपने, जिस वक्त उपेंद्र कुशवाहा ने बात की उसके थोड़ी देर बाद मांझी जी ने मेरे पलटवार कर दिया और नरेंद्र मोदी जी से भी मांग कर दी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। ये वास्तविक तौर पर केंद्र सरकार की विफलता है, ये बिहार की विफलता नहीं है, क्योंकि हमारे इतने संसाधन हैं, हम उसमें से काम कर रहे हैं। और इस पर आपको बता दें कि अगले ही दिन संजय जायसवाल ने फिर जो हमला है वो मोड़ दिया बिहार सरकार के ऊपर। संजय जायसवाल ने अपने फेसबुक पोस्ट में साफ तौर पर लिख दिया कि बिहार में नीतीश कुमार के शासन के दौरान कई दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है और इसमें अल्पसंख्यक समाज के भी कई लोग हैं। फेसबुक पोस्ट उनका है, आप देख सकते हैं, हो सकता है तो हम भी दिखा दें। उसमें उन्होंने साफ तौर पे ये बात लिखी और इस वजह से क्या होता है ना, इस मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकता है, लेकिन नीतीश कुमार पर आरोप भी लगता है। तो ये जो नूरा कुश्ती है बिहार में, इन तीनों नेताओं के द्वारा हो, चाहे नीतीश कुमार के आड़ में हो रहा हो या भाजपा के दिए हुए आश्रय की वजह से हो रहा हो, परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि बिहार में अब छोटे छोटे मुद्दों पर भी लड़ाई आप देखिएगा। एनडीए की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि बस किसी तरह से ऑक्सीजन देकर मृत व्यक्ति को जिंदा रखा हुआ है। और ये कब तक रखा जाएगा? जब तक कि आपके पास ऑक्सीजन का पूर्ण आपूर्ति हो, या एक और क्लॉज है, जब तक आपको आवश्यकता हो इस मृत पड़े हुए लाश को जिंदा रखने की। तो आज के पंचनामा में इतना ही। खबरें लगातार भारत लाइव पर जारी रहेंगी। पंचनामा की किस्तें अगर आपको अच्छी लगती हैं, अगर हम इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, तो आप बिहार की इन खबरों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यूजुअली पंचनामा में मेरा जो रुख है वो ऐसा नहीं होता, इससे काफ़ी हमलावर होता है। चूँकि खबर आज ऐसी थी कि इस तरीके से ही मैं आपको बताऊं, इसलिए हमने इस तरीके से ही ये खबर बताई। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो हम ख़ास तौर पे फेसबुक पर देख रहे दर्शकों से आग्रह करेंगे कि फेसबुक ने हमें मौका दिया है कि हम अपने दर्शकों से रीच आउट करें और उनका सहयोग ले सकें। हमें सुबह ही आज एक फेसबुक की तरफ से ऑफिशियल मेल आया है जिसमें ये बताया गया है कि आप अपने दर्शकों से आग्रह कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके वीडियोस को शेयर करें। आपके जो फेसबुक पेज है उस पर फेसबुक इंडिया की बहुत अच्छी नज़र है। वो आपको उस बिहार पूरे देश के हिसाब से बिहार के कुछ ऐसे पन्नों में, देश के कुछ ऐसे पन्नों में रखता है जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, जिनमें कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। ये सब कुछ आपकी वजह से हो पा रहा है। अगर लोग हमें इस तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं, खासतौर पर फेसबुक जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म, तो ये सब कुछ आपकी वजह से हो पाता है। तो हम आग्रह आप ही से करेंगे कि इस वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज़रूर ही शेयर 2, 4, 10 ग्रुपों में कर दिया कीजिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।